तो गाइज 8:35 हो चुके हैं। तो हम लोग क्लासेस शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली आज की जो क्लास होगी उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। लास्ट हमने दो क्लासेस में जो चीज़ें पढ़े हैं, ये 2 से 3 क्लासेस में जो जो चीज़ें पढ़े हैं, तो जिन जिन लोगों का ये टॉपिक छूटा है, फर्स्ट डे की क्लास छूटी हो सकता है, किसी को सेकंड डे की छुट्टी, कोई हो सकता है 3 दिन की, थर्ड डे की क्लास छूटी है। तो इन क्लास में हम जो जो चीजें छूटी है और जिस जिसका जो जो टॉपिक छूटा है उसको मैं रिवाइज करने वाला हूँ। और उसमें एक दो चीजें जो एड ऑन होती है या फिर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई हो फर्स्ट टाइम में, तो उसको हम रिपीट करके ये चीजें समझने वाले हैं। तो ठीक है, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पीपीटी आप सभी को मिल चुकी होगी, हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए थे। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले देखी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट है क्या? तो मैंने आपको 4 चीजें बताई थी और मैं कोशिश करते जाऊंगा अभी धीरे धीरे कि इन चीजों को हम लोग राइटिंग फॉर्म में भी समझते चले। मीन्स मैं अगर कोई एग्जांपल्स देता हूँ आप लोगों को, तो आप वो चीज विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर मैं वही चीज अगर मान के चलते कि उसको अगर लिखूंगा, तो आपको ये चीज और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकती है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज हम राइटिंग इसमें भी करें तो भी ज्यादा बेहतर हो सके। तो नोट पैड का भी इस्तेमाल मैं जितना हो सके उतना करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, तो हमने स्टॉक मार्केट में हमने 4 चीजें नाम सुनते हैं। कभी हम लोग सुनते हैं इक्विटी मार्केट, कभी सुनते हैं कैश मार्केट, कभी हम सुनते हैं स्टॉक मार्केट और कभी हम सुनते हैं शेयर मार्केट। तो वैसे भी ये 4 चीजें है क्या क्या? सवाल ये आता है। वन सेक गाइस। ओके। और हाँ, हमारे टीम मेंबर ज्वाइन होते जा रहे हैं। हाँ, तो मैंने ये चीज कही थी कि 4 चीजें, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या फिर हम लोग कैश मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्यों बोला जाता है, शेयर मार्केट क्यों बोला जाता है? तो एक बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। कंपनी के स्टॉक होते हैं, टुकड़े होते हैं, जो जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, छोटे छोटे शेयर्स होते हैं। तो ये दोनों मीनिंग का अर्थ एक ही होता है, ये दोनों शब्द एक है। तो हम क्या करते हैं, उस मार्केट में जाके उस कंपनी के टुकड़े खरीदते हैं, शेयर्स खरीदते हैं या फिर स्टॉक खरीदते हैं। इसलिए हम लोग इसको स्टॉक मार्केट या फिर शेयर मार्केट बोलते हैं। लेकिन फिर इक्विटी मार्केट क्यों बोलते हैं, ये वाला टॉपिक रह गया था। तो इक्विटी मार्केट इसलिए बोलते हैं कि हम उस कंपनी की इक्विटी भी खरीदते हैं। अगर हम बोलेंगे शेयर मार्केट मतलब भी स्टॉक यानी इक्विटी ही होता है। और आखिरी वाला जो चौथा फॉर्म रह गया वो हो गया कैश मार्केट। तो एक्चुअली हम जो इक्विटी खरीदते हैं, शेयर खरीदते हैं या स्टॉक खरीदते हैं, वो हम पूरा कैश में खरीदते हैं। अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो हम 100 रुपए देंगे और उसके बदले में स्टॉक लेंगे, कैश देंगे 100 रुपए और एक स्टॉक लेंगे। मीन्स व्हाट, हम कैश में हिसाब कर रहे हैं। मतलब अगर किसी ने बोला कि भाई साहब मैं शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ, बी बंदे ने बोला कि मैं स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ, तीसरे ने बोला कि मैं शेयर मार्केट में काम कर रहा हूँ और चौथे ने बोला अगर मैं इक्विटी मार्केट में काम कर रहा हूँ। इस चारों का मीनिंग एक है। और हम वो स्टॉक खरीदते हैं या फिर कोई चीज अगर शेयर खरीदते हैं, इसका मीनिंग है वो उस कंपनी की ओनरशिप, उतनी हिस्सेदारी, उतनी भागीदारी खरीद रहे हैं। मतलब उस कंपनी में हम उतने हिस्से का भाग ले रहे हैं। सभी को ये चीज क्लियर है? ये चीजें देखे थे। फिर हमने बेसिकली, मैं आपको एकदम बेसिकली बताया था, क्या बताया था कि स्टॉक मार्केट में अगर हमको ट्रेड करना है, सबसे पहले इसको, और इसके पहले जाते हैं जो चीज छूटी हुई थी, वो ये चीज थी कि भैया स्टॉक मार्केट बना क्यों है। तो उसका भी आंसर हमने इस पिछले 2 या 3 क्लास पहले देखा था। क्या देखा था? कि भैया अगर किसी के पास कोई आइडिया है और उसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट करने के लिए लगते हैं पैसे। तो अगर छोटा-मोटा अगर कोई आइडिया है, अगर मान के चलो किसी को ठेला खोलना है या फिर छोटी-मोटी दुकान खोलनी है, तो अपने पास के सेविंग पैसे या अपने दोस्तों से या फैमिली से पैसे माँग के हम लोग करते हैं। बट अगर किसी को पेटीएम जैसी, ज़ोमैटो जैसी या कोई बड़ी कंपनी ओपन करना है, जिसके लिए कई लाखों या करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैंक के पास जाना पड़ेगा एक तो, या फिर हो सकता है अगर आपके पास ज़मीन है तो उसको बेच के पैसा आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है आप कहीं लोन उठाओ या फिर लैंड पे रखो और ब्याज से उठाओ। लेकिन ये चीज़ें हम जैसे लोगों के लिए पॉसिबल फिलहाल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या कर सकते हैं, हम लोग क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। अब वो क्राउड फंडिंग मीन्स व्हाट, कि अगर किसी का एक छोटा-सा आपका आइडिया है, वो आइडिया आपने आपके दोस्त को दिख बताया, तो उसको अच्छा लगा, तो आप क्या बोलोगे, भाई तू मेरा पार्टनर बन जा, मैं तेरे को 40% 50% हिस्सेदारी देता हूँ, लेकिन तेरे को पैसे लगाने पड़ेंगे। उसने कहा हाँ। हमने वो लगाए और मान के चलते कि आपने 40,000 रुपए लगाए, उसने 60,000 रुपए लगाए।
और वो 1 लाख रुपए बिजनेस आपने लगाया और कुछ महीनों बाद, 4 से 5 महीनों बाद, वो 1 लाख का बिजनेस 10 लाख का हो गया। मतलब आपने 4 से 5 महीने में क्या कर लिए, 10 गुना पैसा बना लिए। लेकिन मान के चलते कि आने वाले समय में आपको 10 लाख तो हो गया, लेकिन इतने में आप लोग शांत रहोगे क्या? नहीं। ऑब्वियसली बात है, किसी ने 1 लाख के 10 लाख बनाया तो वो सोचता है कि भाई अब तो मैं करोड़ लखपति बन गया, अब मैं करोड़पति बनूंगा। तो क्या बोलेगा कि अब मैंने 10 लाख का बिजनेस किया तो अब मेरे को बिजनेस को और भी बड़ा करना है। अब और भी बड़ा करना है तो पैसा उसके लिए और भी ज्यादा लगेंगे। अब 10 लाख की लग रहा है तो आपस में अब लड़ लिए, लेकिन भैया आप करोड़ों का पैसा लग रहा है तो करोड़ों का पैसा आम आदमियों के पास नहीं मिलेगा। अगर जाना ही है तो फिर बड़े लोगों के पास जाना पड़ेगा, और वो लोग कैसे देंगे अगर आपको भरोसा हो तो इसका फिर अलग तरीका आता है, वो आता है क्राउड फंडिंग। और क्राउड फंडिंग, लोगों से पैसा लेना, ये सबसे आसान तरीका होता है आईपीओ। कोई भी कंपनी है जब अपना आईपीओ निकालती है, मतलब लोगों को बोलती है कि आप हमारे कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हो, बदले में आप हमें पैसे दो। उसी को बोलते हैं कंपनी आईपीओ निकालते इन ये बोल सकते हैं हम लोग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो लोगों के लिए कंपनी अपने स्टॉक। अब सवाल ये आता है, क्यों आप लोग स्टॉक खरीदोगे उस कंपनी के? अगर किसी का आईपीओ आ भी गया, क्यों आप लोग खरीदना चाहोगे? कोई बता सकता है? एक एक करके आप सब लोग जवाब दे सकते हैं, चैट में या फिर वॉइस मेल में। माइक अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं किसी को। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। बेसिकली जैसे कंपनी कुछ जैसे न्यू होती है, मतलब 3-4 साल होती है, उसके बाद कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है बिकॉज ऑफ द कि हम लोग अपनी कंपनी का जो प्रॉफिट है रेशो वो बढ़ा सकते गॉट इट। हैं, या फिर इन्वेस्ट मतलब फंडिंग जो चाहिए हमें वो उसके थ्रू हम एग्जैक्टली। ले सकें। बरोबर बरोबर। और कोई? एक मिनट पूछते, नहीं तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो बेसिकली दो चीजों के लिए लोग कंपनी आईपीओ लाती है। अब कैसे आईपीओ लाती है, ध्यान से सुनिएगा। एक बात बताइए, जैसे भी आप जितने भी एंटरप्रेन्योर या फिर कोई बिजनेस टाइकून सुनते हो तो वो बोलते हो कि भैया मान लो अंबानी साहब है, उनके पास 2 लाख करोड़ का मतलब पैसा है। एक्चुअली उनके पास 2 लाख करोड़ पैसा नहीं है। गॉट इट? उनके पास उतनी हिस्सेदारी है, मतलब उतना उनके कंपनी का हिस्सा है। अब वो हिस्सा है इन उस कंपनी की उतनी वैल्यूएशन है, तो उनका अगर मान के लो अगर कोई कंपनी है उसका 10 लाख करोड़ वैल्यूएशन हो गया, और उसमें अगर 40% हिस्सेदारी है, मीन्स व्हाट, उनका 4 लाख करोड़ की वहां पे उनकी इक्विटी है। उनके पास कैश है क्या? नहीं है। तो आप स्टार्टिंग से देखोगे कि कंपनी का धीरे 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 वैल्यूएशन, जैसे किसी का 1 लाख से 10 लाख गया, 10 लाख से 100 करोड़, करोड़ गया, 100 करोड़ गया, 1000 करोड़ गया, तो इसमें कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, यानी कंपनी की कीमत बढ़ रही है। बट उस खेल में जो जिन लोगों ने फाउंडर, जो कंपनी जिन्होंने बनाया है, उनको सैलरी के वाला पैसा मिलता है क्या? नहीं। तो अब उनको क्या गया, हमने कंपनी तो ग्रो कर ली है, उनका वैल्यूएशन तो बढ़ गया है, लेकिन अब कब पैसा आएगा उनके पास? जब वो अपने कंपनी के स्टॉक बेचेंगे और उसके बदले में उनको कैश मिलेगा। तो ऐसे कई कंपनीज भी होती है जिनको भैया कैश चाहिए रहता है। एक्चुअली कंपनी को नहीं, उनके स्टॉक, जिन लोगों ने फाउंडर होते हैं उनको कैश चाहिए रहता है, क्योंकि लोग क्या, उन्होंने अपने 1 लाख रुपए डाले थे, अब 1 लाख डाले हुए कि कंपनी का वैल्यूएशन अगर मान लो 10 लाख हो गए तो 1 लाख के 10 लाख हो गए, लेकिन उनके पैसों का वैल्यूएशन बढ़ा है, उनके हाथ में 10 लाख रुपए नहीं आए। तो इसलिए अब उनको 10 लाख कैश निकाले, इसलिए अपने शेयर वो बेचते हैं। और बेचते किसको है? तो जनरल पब्लिक को बेचते हैं। उसके हिसाब से वो लोग, अब दो चीज होती है, कोई अब पर्सनल के लिए भी यूज करता है पैसा, और कोई कंपनी को ग्रो करने के लिए भी करता है। ज्यादातर आपने देखे होंगे जैसे कि पेटीएम, उन्होंने अपने जेब भरे, या फिर बहुत सारी कंपनीज अपनी जेब भरती है, कंपनीज नहीं, उनके फाउंडर्स जेब भरते। और कई लोग कंपनी में पैसा लगाते ग्रो करने के लिए। तो अलग अलग सिनारियों के हिसाब से आईपीओ आता है। फिर हमने दो चीजें देखी थी कि भाई साहब स्टॉक मार्केट क्यों बोला, ये चीज समझ में आया इनको। आईपीओ को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस अब ये आता है कि भैया अगर हमको कोई स्टॉक खरीदने हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज, अगर मार्केट में सब्जी का खरीदना है तो हम मार्केट जाते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर हमको स्टॉक खरीदना है या फिर बेचना है तो हम लोग एक्सचेंजेस में जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में जाते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज में जनरली आप दो नाम बहुत ज्यादा सुनोगे, एक बीएससी और एनएससी। इस बारे में हमने बात की थी कि एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
इसके बारे में हमने बात की थी। उसके बाद में हमने देखा था कि भैया जो बीएससी है, ये हमारा एशिया का सबसे पुराना पुराना और पहला स्टॉक एक्सचेंज है। ओके। और एनएससी सेकंड स्टॉक। अब एनएससी की क्यों जरूरत पड़ी? तो सिंपल है कि भैया पहले उतना डिजिटलाइज नहीं था, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। बट जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ती गई, वैसे वैसे एक नए स्टॉक एक्सचेंज को बनाया गया और उसके ऊपर फिर ज्यादा बर्डन लिया गया कि अगर हमको कोई ट्रेड करना है तो हम एनएससी में प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? तो उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है कि भाई साहब वहां पे लिक्विडिटी होती है। अब लिक्विडिटी मीन्स व्हाट? तो लिक्विडिटी मीन्स वहां पे ज्यादा लोग ट्रेड करते हैं। अब ज्यादा लोग ट्रेड करने का फायदा क्या होता है कि भैया वहां पे अगर कोई चीज आप खरीदने जाते हो या फिर बेचने जाते हो, वो आसानी से आप खरीद या फिर बेच पाते हो। उसके बाद हमने देखे थे कि भैया बीएससी, तो बीएससी में अगर जनरली किसी को इन्वेस्टिंग करना हो कि भैया एक बार खरीद लिए, बाद में हम 10-15 साल बाद उसको बेचेंगे, तो वो बीएससी से स्टॉक खरीद सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज होती है कि आप जो भी स्टॉक खरीदते हो, है ना, जो भी स्टॉक खरीदते हो, तो वो कहाँ जाके जमा होते हो, कोई बता सकता है क्या? जनरल, ये मैंने इसके पहले वाले क्लास में नहीं बताया। कोई? फिर से एक बार मतलब क्वेश्चन क्या है? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिए। आप मान के चलो जीरोधा, एंजल वन, ग्रो अप स्टॉक्स, आपका कोई भी ब्रोकर हो, आप उस ब्रोकर के थ्रू कोई स्टॉक बाय करते हो, तो वो स्टॉक फिर ब्रोकर के पास होते हैं या किसके पास होते हैं? नहीं, वो तो हमने अपने अकाउंट से परचेस किए तो वो हमारे पास रहेंगे और हम उसको। ओके। हेलो। तो मैं, हाँ, प्रॉपर सर, अजय सर आपका प्रॉपर आवाज आया। अब मैं इसका आंसर बताता हूँ। आज से 20 साल पहले जब भी हम लोग स्टॉक खरीदते थे, तो हमको पेपर फॉर्म में मिलते थे। तो हम लोग क्या करते थे, वो स्टॉक को लेके अपने अलमारी में जाके जमा कर देते थे। गॉट इट? लेकिन अब तो डिजिटलाइज हो गया है, तो अब जो स्टॉक्स मिलते हैं वो सारे के सारे डिजिटल फॉर्म में होते हैं। तो अब उसको तो हम लोग अपने अलमारी में या पेन ड्राइव में तो सेव नहीं कर सकते। तो इसमें फिर दो बॉडीज होती है, एक सीडीएसएल और एनएसडीएसएल। ये क्या होती है? एक अलमारी होती है जहां पे हम लोग स्टॉक अपने जमा करते हैं, मतलब ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं। और आपने एक चीज देखे होंगे, आप आने वाले समय में ये चीज देखने वाले हो या फिर देख चुके होंगे जिन्होंने भी ट्रेडिंग किया है। क्या? तो भाई साहब आप जब भी स्टॉक खरीदते हो, वो तो आपके अकाउंट में आ जाता है इंट्राडे, लेकिन आप बेचने जाते हो तो आपको सीडीएसएल का पासवर्ड लगता है। क्यों? क्योंकि आपने स्टॉक जैसे खरीदे तो आज आपके अकाउंट में, ब्रोकर अकाउंट में रखे हुए, लेकिन जैसे नेक्स्ट डे हुआ, वो सीधा आपकी जो अलमारी है सीडीएसएल की, जो आपके थ्रू बनाई जाती है ना, जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हो, तो वो सीडीएसएल के अलमारी में जाके वो जमा हो जाते हैं। अब आपको जब भी आपको स्टॉक बेचने होते थे, तो आप याद, अभी इसके पहले, ये कुछ दिन पहले ही ये चीज T+1 हुआ है, ये तो पहले T+2 था। मतलब अगर आप कोई चीज अगर बेचते हो, तो उसके नेक्स्ट डे में आपको उसका पैसा मिलता था। मतलब आप मान के चलिए कि आपने एग्जांपल में रिलायंस का कोई स्टॉक खरीदा है 2000 के भाव से, अब उसको 4 साल बाद बेच दिया 2000 के भाव से, 2000 के भाव से, तो आपको फायदा कितने का हुआ? तो 1000 पर स्टॉक हुआ। मान के लो 10 स्टॉक थे, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब ध्यान से देखिए, पहले के केस में अगर आज से 2 महीने पहले भी अगर मैं बात करूं, तो आप अगर स्टॉक को बेच देते हो, तो आपके अकाउंट में फंड आने के लिए T+2 डेज लगते थे, मतलब सेटलमेंट के लिए कि भैया वो बिकेंगे, उसके बाद सीडीएस से जाने के बाद आपके अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन अभी क्या होता है, सीधा उस दिन या उसके नेक्स्ट दिन पैसा आ जाता है। सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि कंफ्यूजन है? मैं फिर से पूछना चाहूंगा। कौशिक आपको क्लियर है? कुशांत सर आपको? ओके। उषा मैम, क्लियर। है ना? ओके, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा होता है कि भैया अब आपने बेचा कि तुरंत वो शेयर चला जाता है और तुरंत आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो अभी बहुत अच्छी चीज होगी, नहीं तो हमको पहले टेंशन रहता था कब पैसे आएंगे, उसका फिर नई चीज हम कब खरीदेंगे। बट अब और चीजें, हाँ। अब फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत सही चीज है। क्यों? कब, लेकिन इसके ऊपर हम लोग काम कब करते हैं, मैं वो चीज बता रहा हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, तो जैसे कि किसी को शादी करना है, तो वो पूरा बायोडेटा उसकी कुंडली उंडली देखता है। एग्जैक्टली, क्योंकि ये शादी एक लॉन्ग टर्म रिलेशन का गेम है। 5-10 साल के लिए नहीं करते हम, लाइफ टाइम के लिए करते हैं। उसी तरीके से कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एग्जैक्टली क्योंकि आपको देखना है। अब देखने में फंडामेंटल एनालिसिस करने में मैं कुछ चीजें अब थोड़ी सी आपको ज्यादा बताना प्रेफर करूंगा। मीन्स व्हाट, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आप भले ही उसका देख रहे हो कि नहीं डे बाय डे, मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ग्रो कर रही है। मतलब पहले उसके अगर 10 करोड़ का प्रॉफिट था, अगले क्वार्टर में 12 करोड़ हो गया, फिर 20 करोड़ हो गया, फिर 40 करोड़ हो गया, इज गुड। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं पर्सनली मानता हूं वो आता है मैनेजमेंट। मीन्स व्हाट, कि जो कंपनी में मेन मेन लीडर्स है, सीईओ हो गए या जो भी बॉडी हो गई, अपर बॉडी हो गई, वो बॉडी जो लोग हैं उनके इंटरव्यूज देखो, क्या आपको बंदा जेन्युइन लगता है कि नहीं लगता है। क्योंकि मैं आपको ऐसे कई कंपनी के नाम बता सकता हूँ, और कई, क्योंकि ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ थी वो बहुत बढ़िया थी, सारी चीज बेस्ट थी। बट जो लीडर्स थे उन लोगों के ही दिमाग में अगर स्कैम करना आ गया तो फिर बड़ी से बड़ी कंपनी भी डूब सकती है। यस बैंक हो गया, विजय माल्या की कंपनी हो गई, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके हम बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में अगर आपको कभी करना है तो मैनेजमेंट का एक बार तो भी इंटरव्यू आपको देखना चाहिए। आपको पता चले कि किसके कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी खून पसीने की कमाई, तो आपको पता चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन एक और चीज, किसी को अगर स्विंग ट्रेड करना है, आई सेड स्विंग ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेड मीन्स व्हाट, कि भैया आज हमने खरीदे और एक दो महीने के लिए यानी कुछ दिन से लेके कुछ महीनों के लिए उसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसमें अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस की ज्यादा चीजें अगर देखे, और उसमें फिर हमको बंदे का नहीं देखना है, क्योंकि हमको ओवरऑल लॉन्ग टर्म चलना है तब बंदे को देखना होता है। लेकिन अगर स्विंग ट्रेड करना है तो हम चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करके भी वो चीज समझ पाएंगे। ओके, फिर हमने टेक्निकल एनालिसिस के बारे में दो चार चीजें देखे थे कि भैया टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, तो उसमें आपको कुछ पैटर्न्स मिलते हैं। अब एक सवाल ये आता है सभी, मैं बार बार 3 क्लास से यही चीज कह रहा हूँ कि फंडामेंटल के बारे में हम लोग नहीं सीखने वाले ज्यादा, बट टेक्निकल के बारे में सीखने वाले। कोई बता सकता है क्या, जिसको जिसके मन में जो आता है, कि क्यों टेक्निकल की बात हम ज्यादा करते हैं, या फिर टेक्निकल मेरे लिए ज्यादा मैटर क्यों करता है। सभी लोग कुछ भी आपके दिमाग में जो भी पहला थॉट आता है वो बोल सकता है। टेक्निकल क्यों, कुछ आंसर आप ट्राई कर सकते हैं। उषा मैम, अजय सर, आप ट्राई कर सकते हैं। अरे मैं बोल रहा था माइक म्यूट कर देते क्या या है ना? ओके, हाँ, चलो कोई बात नहीं, अब मैं उसका आंसर देता हूँ। एक बात बताइए, आप लोगों को कोई भी न्यूज़, किसी की भी न्यूज़ हो, किसी की न्यूज़ हो यानी मीन्स व्हाट, मेरे को एक बात बताइए। अभी हमने एक सभी ने सुने होगा कि अरविंद केजरीवाल साहब को जेल भेज दिया गया, ईडी की रेड पड़ी उनके ऊपर और उनको कुछ तो भी केस में उनको जेल में डाला गया। एग्जैक्टली exactly, अगर किसी ने नहीं सुना होगा तो आप मान के चलिए कि ऐसा कुछ तो भी हुआ है। पर एक बात बताइए, वो जेल जाने वाले हैं, ये चीज जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े जिनकी पहुंच ज्यादा है या जिनको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको वो चीज सबसे पहले पता चल चुकी होगी कि भैया इनका ऐसा ऐसा होना और इनके ऊपर अभी उनको जेल भेजने वाले हैं। या फिर हो सकता है बीजेपी, या मैं किसी कम मतलब इसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी की तो भी प्लानिंग होगी कि इनको भैया इलेक्शन के वक्त हम लोग जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो लोग इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएंगे। तो ज्यादा चांसेस है कि उनकी जीतने के चांसेस, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो और कोई भी पार्टी हो सकती है जो ऐसा कर सकती है, वॉट एवर दैट। बट मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बस एग्जाम्पल की तरह हम लोग उसको देखेंगे। बट तो उसी तरीके से कोई भी कंपनी को कितना बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है या कोई कंपनी की ग्रोथ अच्छी होने वाली है, ये कोई बड़े बड़े लोगों को भी पता सबसे पहले चलता होगा, जहां पे हर कंपनी में उनके लोग काम करते होंगे। तो वो लोग बाइंग करना या फिर सेलिंग करना बहुत पहले करते होंगे। और अगर वो लोग बाय या फिर सेल कर रहे, ये चीज न्यूज में महीने भर बाद आता है, जब तक कि वो स्टॉक ऊपर चला जाता है। ये चीज चार्ट में सबसे पहले होता है, क्योंकि चार्ट सब हमेशा सबसे सच बोलता है। मीन्स व्हाट, मेरे को एक बात बताइए, 100 रुपए का कोई स्टॉक है, वो 100 रुपए का स्टॉक जब 150 या 200 चला जाता है तब जाके न्यूज वाले बोलते हैं अरे ये कंपनी को तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला तो उनका स्टॉक 100 से 200 चला गया। बट एक बात बताइए, जब वो 100 से 110 120 गया होगा, तो चार्ट में तो दिखा होगा कि बहुत दिन से 100 के प्राइस घूम रहा था। बट अब
वो 100 से 110, 120 गया। और जब न्यूज़ वाले कब बताते हैं कि भैया जो 150, 200 पहुँच जाता है, मीन्स व्हाट? न्यूज़ वाले तब बताते हैं जब आम आदमी खरीदना चालू करता है उनको देख के। और तब जो बड़े-बड़े लोग होते हैं जिनको हम सो कॉल्ड ऑपरेटर, एफआईआई, डीआई जो बोलते हैं, वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और वो फिर अपना माल किसको बेचते हैं? तो हम जैसे आम जनता को बेचती है वो। इस तरीके से। इसलिए मैं चार्ट पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले दिख जाता है कि भैया कहाँ पे बाइंग हो सकती है और कहाँ पे सेलिंग हो सकती है। इसलिए मैं फंडामेंटल के पहले चार्ट को फ़ोकस करता हूँ। समझ में आया कि क्यों हम चार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं या फिर हम चार्ट के बारे में ये पूरा कोर्स क्यों है कि चार्ट एनालिसिस पे या फिर टेक्निकल एनालिसिस पे क्यों हम बात करने वाले हैं। सभी को क्लियर है? क्योंकि हमको उससे बड़े-बड़े लोगों के माइंडसेट सबसे पहले समझ में आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने देखे थे कि भैया इंडेक्स क्या है, तो भैया एकदम सिंपल। मैंने कल भी ये चीज़ को ओवरऑल रिपीट किया था, बट बेसिकली जिन-जिन लोगों का छूटा था, जैसे हमारे एक सर हैं, वो भी आज नहीं आए हैं, बट मैंने कहा था इंडेक्स क्या होता है, तो बिल्कुल सिंपल है। भैया एक ग्रुप ऑफ कंपनी, मतलब हाँ, हाँ, मतलब कंपनियों का एक ग्रुप जो शो करता है, जो आप बोल सकते रिप्रेजेंट करता है हमारे देश के जीडीपी को, सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में। कि एक ग्रुप है, जो कंपनियों का ग्रुप है अलग अलग सेक्टर की, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे देश की जीडीपी को, उसी को बोलते हैं हम लोग इंडेक्स। लेकिन हमारे पास दो एक्सचेंजेस है, एक एनएससी और एक बीएससी। तो जो एनएससी का इंडेक्स है उसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं, और जो बीएससी का इंडेक्स है हमको उसको सेंसेक्स बोलते हैं। गॉट इट? उसके बाद हमने देखे थे भैया कि बुलिश मार्केट क्या होता है। तो अगर प्राइस ऊपर हाई ऊपर ऊपर जा रहा है तो हम लोग बुलिश मार्केट बोलते हैं, अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो हम उसको बेरिश मार्केट बोलते हैं। अगर मार्केट, ध्यान से देखिए, अगर आपको चार्ट पे दिख रहा होगा तो मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। आपको ड्राइंग दिख रही है क्या? अब मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, वो चीज़ दिख रही है क्या ड्राइंग शो आपको? नो। ओके, नहीं। ओके, ओके, ओके। समथिंग लाइक दैट। एक मिनट। अब दिख रहा है क्या सर? मैं ये पूछ रहा था। अब दिख रहा है क्या समथिंग? नहीं, अभी भी शो नहीं हो रहा। अच्छा, अभी भी शो नहीं हो रहा। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। अब वो हाँ, बोलिए किसी सर। की शीट दिख रही है। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली मैं वही चीज़ दिखा रहा था। पीपीटी शो हो रही है। अच्छा, पीपीटी शो हो रही है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। चलो ठीक है, फिर मैं इसको थोड़ा सा और सिंपली वैसे करता हूँ। वन सेक। हाँ, तो देखिए मैंने अभी भी कहा कि मान के लो कोई स्टॉक है जिसका प्राइस अभी 100 रुपए चल रहा है और 100 से वो 120 गया था। ये प्राइस की ये डाउन लाइन, ये बॉटम लाइन है और ये अपर लाइन है। अभी 100 रुपए से बढ़ के 120 गया और वापस फिर 100 आ गया, फिर 110 गया, फिर 115 गया, फिर 100। मतलब ये दोनों प्राइस के बीच में अगर मार्केट फंस गया, ऐसे ही मार्केट को हम लोग बोलते हैं साइडवेज मार्केट, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। फिर हमने देखे थे कि भैया ट्रेडिंग करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। तो भैया जनरली हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि अलग अलग मेथड मींस व्हाट, बार बार। और ये चीज आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि भैया आप किस टाइप के ट्रेडर हो। अब एक चीज बता रहा हूँ, ये हमारी क्लास जो क्लासेस शुरू हुई है, ये जो बैच शुरू हुई है, स्टार्ट से एंड तक सभी ने एक ही चीज पढ़नी है। बट मैं मीन्स एक चीज बता रहा हूँ, आखिरी में कोई स्विंग ट्रेड ज्यादा प्रेफर करेगा, कोई स्कैल्पिंग ज्यादा प्रेफर करेगा, कोई इंट्राडे ज्यादा प्रेफर करेगा और कोई इन्वेस्टिंग ज्यादा प्रेफर करेगा। अब मेरे को एक बात बताइए, मैंने आज एक नया वर्ड बोला है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग मीन्स व्हाट? तो आपने बहुत पहला टॉपिक पढ़े थे कि भैया इंट्राडे ट्रेड, अगर आपको दिख रहा है तो इंट्राडे ट्रेड। तो इंट्राडे मीन्स स्कैल्पिंग का एक पार्ट है। अब मीन्स व्हाट? अगर आपने कुछ सेकंड से लेके कोई चीज बाय की है, कोई स्टॉक बाय किया है और उसको 1-2 मिनट में ही जाके बेच दिया है, कुछ सेकंड से लेके 1-2 मिनट, 3 मिनट के बीच में ही बेच दिया है, इतने छोटे ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड को हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग। और इंट्राडे मीन्स व्हाट? कि भैया आज हमने खरीदे, कुछ मिनटों से लेके आज ही कुछ घंटों के बीच में भी हमने बेच दिए, तो वो इंट्राडे में आता है। गॉट इट? उसके बाद स्विंग ट्रेड मैंने कहा था। तो ये चीजें जो मैंने अभी चार बताया था, स्कैल्पिंग, इंट्राडे हो गया, स्विंग ट्रेड हो गया और इन्वेस्टिंग हो गया। तो वापस मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास एंड होगी ना, उनको समझ में आएगा कि उनको स्कैल्पिंग करना है, इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्टिंग करना है। क्योंकि सबकी साइकोलॉजी अलग अलग है, सबका माइंडसेट अलग होगा, सबका रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग होगा, सब
कौन अगर ज्यादा समय दे पा रहा है तो वो ज्यादा इंट्राडे में फोकस करेगा। अगर कोई व्यक्ति होगा जो ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, हाँ, बट उसको समझ रहा है, तो इन्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करेगा, स्विंग ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करेगा। तो आप लोगों को बेसिक अगर समझ में आ गया तो फिर आप चूज कर पाओगे कि आपको इंट्राडे बनना है, स्कैल्पर बनना है, स्विंग ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है। उसके बाद ध्यान से देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि भैया ट्रेडर में यहाँ पे जो लोग होते हैं वो कैपिटल से डिफाइन होते हैं। अब ऐसा कोई डिफाइन नहीं करता कि भाई तू रिटेलर है या तू इन्वेस्टर है या एचएनआई है, डी है, हाँ, नो। इसमें सिंपल होता है कि जिसके पास जनरली 1 करोड़ 2 करोड़ के नीचे फंड है, ये आप समझ सकते हो कि 10,000 20,000 से लेके 1-2 करोड़ तक है, वो रिटेलर की गिनती में आता है। फिर सेकंड आते हैं भैया एचएनआई। एचएनआई मीन्स व्हाट, कि भैया ऐसे लोग जिनके पास 5,000 करोड़ के ऊपर फिर बहुत सारा पैसा है या हजारों करोड़ है, वो एचएनआई आते हैं, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। फिर आते हैं इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर में, मेनली दो हम नाम लेते हैं, एक फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। फॉरेन मीन्स व्हाट, दूसरे देश के बैंक और दूसरे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज। इंडिया के कौन से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। ये लोग क्या है, तो ध्यान से देखिए, अब मैं ये जो चीज बोलने वाला हूँ एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों जो मैं नाम बोल रहा हूँ ना, ये बहुत काम में आने वाले। मीन्स व्हाट, ध्यान से देखिए। मैंने जो डोमेस्टिक कहा, वो कौन होते हैं, हमारे देश के बड़े बड़े बैंक्स या फिर हमारे देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या इंश्योरेंस कंपनी हो गई या कोई भी कंपनी हो गई। गॉट इट। उसमें रिलायंस वगैरह सारी आती है, जिनके पास बहुत पैसा है, वो सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं और शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। पिछले कुछ महीनों से जो डेटा निकल के आ रहा है, वो ऐसा डेटा निकल के आ रहा है कि जो एफआई है वो ज्यादा सेल करता है। अगर वो ज्यादा सेल करेगा तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली नीचे। बट उससे ज्यादा अमाउंट से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर बाय करता है। मीन्स व्हाट, अभी आप सुनिए, अभी मार्केट में इलेक्शंस चल रहे हैं। गॉट इट। अब इलेक्शन चल रहे मीन्स व्हाट, अगर अभी मार्केट गिरेगा तो कहीं ना कहीं जो करंट पार्टी है उसके राज्य में, मतलब वो जिस इसमें ड्यूरेशन में काम कर रही थी उसके समय में वो मार्केट नीचे गिरा। एग्जैक्टली exactly, तो उस पार्टी ने या फिर जो भी है, मार्केट को नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसलिए हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर अगर एफआईआई 1,000 करोड़ को सेल करते हैं कोई स्टॉक, तो डीआईआई जो होती है वो 1,200 करोड़ से ज्यादा या 1,200 करोड़ का माल खरीदते हैं, क्योंकि वो चाहती है कि मार्केट को कैसा अप थर्ड तक होल्ड किया जाए। आप एक बार देखिए, ये लाइन को ध्यान से सुन के जाइएगा। एक बार हमारा इलेक्शन खत्म हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, मार्केट कम से कम अपने टॉप से या जो भी इसमें चल रहा है या बहुत सारे स्टॉक्स अपने इससे 10 से 12 15 20% तक भी गिर सकते हैं। इसीलिए अगर किसी को इन्वेस्टिंग करना है तो मैं पर्सनली कहूंगा कि अभी आप थोड़ा देर रुक जाओ, कुछ दिनों तक रुक जाइए। आपको एक बार मौका मार्केट देगा। ये जो जितने भी है ना, अगर किसी कोई स्टॉक 1,000 100 रुपए का चल रहा है, वो आपको 85-90 में मिलेगा ही मिलेगा। बस 1 से 2 महीने रुक जाइए। ये जब अपनी क्लास होगी ना, तो एक आध दिन में इस क्लास के एंड में आप ये बोलोगे कि सर हाँ, ये चीज आपने कही थी। और होता है नहीं होता है, नो वन नोस। बट ये चीज को डिफाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आता है शॉर्ट सेलिंग। तो मैंने अभी कहा था कि कोई अगर बेच रहा है, कोई शॉर्ट, कोई स्टॉक बेच रहा है, उस बेचने के तरीके को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। गॉट इट। कि भैया अगर कोई स्टॉक पहले बेच रहा है, स्टॉक बेचते हैं, ऑप्शंस बेचते हैं, फ्यूचर बेचते हैं, अलग अलग चीजें होते हैं, वो शॉर्ट सेलिंग का एक तरीके है, एक पार्ट है। तो शॉर्ट सेलिंग मीन्स व्हाट, कि आप कोई स्टॉक को हायर प्राइस में बेचते हो और फिर उसके लोअर प्राइस में जाके उसको खरीद लेते हो। यहां तक सभी को क्लियर है क्या, क्या सब कुछ दिमाग के ऊपर से जा रहा है? अगर किसी का भी दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा तो मैं और इसको एक्चुअली एग्जांपल्स के साथ दूंगा कि आपको थोड़ा हंसते भी रहो और थोड़ा लाइट लाइट होते रहे, या फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। डिपेंड ऑन यू गाइस, आप जैसा बोलोगे हम उसको उस तरीके से लेंगे, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। ये तो पता चल रहा है 9 बज गए, नींद आ रही है, बस हो गया सर, मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ, ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो उसके बाद हमने निफ्टी फिफ्टी, तो निफ्टी फिफ्टी, अरे भैया आपने इंडियन स्टॉक मार्केट जब भी सुन लिए समझ लेना निफ्टी फिफ्टी जिंदगी भर सुनोगे। अभी क्यों सुनोगे, ध्यान से रखना। बहुत बारीक वाली चीज बता रहा हूं मैं, ऐसी मैं बहुत सारी बारीक बारीक चीजें बताता रहूंगा। अगर जिस दिन भी निफ्टी फिफ्टी गिर गया, अब निफ्टी फिफ्टी कौन है, तो भैया ऐसी 50 कंपनी है, उनका ग्रुप या उनका इंडेक्स है, उसको निफ्टी फिफ्टी बोला जाता है। अगर निफ्टी फिफ्टी अगर मान के लो ऊपर जा रहा है, तो आप ध्यान से देखिए, ऐसे कोई बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक है जो ऊपर जाएंगे।
लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि अगर निफ्टी 50 नीचे गिरा तो उसको देख के कोई लोग सेल करते हैं। ऐसे कई स्टॉक नीचे गिरते हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होगा कि भैया निफ्टी 50 नीचे गिर रहा है, कोई स्टॉक ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो ऐसा भी होता है। तो निफ्टी 50 का मार्केट में कुछ-कुछ असर पड़ता है, कई-कई स्टॉक में ज़्यादा होता है। अब ये कैसे, तो मैं साइकोलॉजी बताता हूँ। एक बात बताइए, निफ्टी 50 मतलब देश का, हाँ, 1 मिनट। कुछ किसी ने सवाल पूछा है, मैं थोड़ा-सा जवाब देना चाहूँगा। सर जी हमारे यहाँ तो नेटवर्क ही की, ओके, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप चैट में भी आंसर दे सकते, कोई इश्यू नहीं है। ओके, वापस आ जाते हैं। तो मैं ये कहा था, निफ्टी 50 क्या शो करता है, हमारे देश की, इंडिया से जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर जीडीपी ऊपर जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि यार बड़ी बड़ी कंपनीज ऊपर जा रही है, मतलब हमारे देश में कोई अगर छोटी सी भी कंपनी होगी ना, तो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी हाँ बोलेगा, यार देश पॉजिटिव में बड़ा, इनका इंडाइसिस पॉजिटिव है, तो उस कंपनी में अपन इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर देश की जीडीपी कहीं ना कहीं कम जा रही है, तो फिर देश में कोई लोग पैसा लगाना प्रेफर करेगा नहीं यार। अब बड़ी, इसका एकदम सटीक एग्जांपल दूं क्या, मस्त, आपने देखे होंगे कोई कोई फैमिली, अगर बड़ा भाई अच्छी नौकरी पे जा रहा है तो बोलते हैं कि छोटा भाई भी अच्छा होशियार बनेगा, फैमिली को देख के। और कोई बोलता है अगर बड़ा भाई दिक्कत में है, आप समझ रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, वॉट एवर कोई अनसर्टेन, तो फिर दूसरे भाई पे भी ज्यादा होप नहीं रखी जाती। मतलब अगर किसी बड़े लोगों से ही रिप्रेजेंट छोटी चीजें को भी हम लोग एडमायर कर लेंगे, तो वो बुक का कवर देख कोई बुक को भी कोई कोई कह सकते जज कर देता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से जीडी, अगर निफ्टी फिफ्टी ऊपर जा रहा है तो लोग उसको देख के पॉजिटिव हो जाते हैं, और निफ्टी फिफ्टी अगर नीचे आ जाता है, लोग फिर उसको देख के निगेटिव हो जाते हैं, बेसिकली। मैं सिंपल भाषा में अगर कहूँ तो। फिर उसके बाद आता है स्टॉक। क्या होता है, तो भैया स्टॉक यानी एक इक्विटी होती है, एक हिस्सा होता है, उस कंपनी का एक भाग होता है जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद मैंने बताया था आईपीओ क्या होता है। तो सिंपल भाषा में भाई साहब, कि कंपनी खुले दिल से बोलती है कि हमारे स्टॉक आप लो और हमारे ग्रोथ में आप लोग शामिल हो। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा है, हो सकता है हमको टोपी पहना रहे कि भैया तुम पट से हमारे स्टॉक लो, हमको अपनी जेबें भरने दो और फिर तुम कुछ भी करो। ऐसा किसने किया, पेटीएम ने किया। जो 2000 का स्टॉक था, वो आपने फिर 400 रुपए पे पे आके भी देखे हो। तो कोई लोग अपने जेब भरने के लिए भी आईपीओ निकालती है। और फिर उसका वैल्यूएशन अब डिपेंड करता है, वैल्यूएशन कौन क्या करता है। इसका वैल्यूएशन जो निकालते हैं, 1 मिनट, इसके बाद की पीपीटी हम देखते हैं। तो आपने वो बैंकर सुने होंगे, मर्चेंट बैंकर, सॉरी, एक आते हैं, तो वो लोग इनके बारे में थोड़ी स्टडी वडी करते हैं। वो लोग इसका वैल्यूएशन निकालते हैं कि आईपीओ में एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए। उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। हाँ, एक और चीज, निफ्टी 50 के जो 50 कंपनी है, तो ये वेरिएबल है। अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको हम निफ्टी 50 में डालेंगे, और अगर कोई अच्छा काम नहीं करेगा तो हम उसको निफ्टी 50 के लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। सिंपल भाषा में एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर अच्छे हो तो हमारी टीम में आओ, अच्छे नहीं हो तो हमारी टीम से भग जाओ, जैसे कि अदानी के साथ हुआ। ब्रोकर क्या होता है, उसके बारे में हमने बात किए थे। क्या होता है कि भैया एक, हाँ, ब्रोकर में भैया दो टाइप के ब्रोकर होते हैं। एक होता है फुल टाइम सर्विस ब्रोकर, और एक होता है भैया डिस्काउंट ब्रोकर। तो आप जितने भी नाम सुनते हो, जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक्स, ग्रो हो गया, फाइव ऐसा हो गया, पेटीएम मनी हो गया, और न जाने कितने हैं, और कौन सा था, जीरो है, और कुछ तो भी है, वॉट एवर दैट, ये सारे के सारे डिस्काउंट ब्रोकर है। अब डिस्काउंट ब्रोकर मीन्स व्हाट, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूँ। ऐसे ब्रोकर जो बस आपको ट्रेड लेने के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आप बाय और सेल कर सकते हो, उसके अलावा वो कोई भी सर्विस फ्री में नहीं देते। और फुल सर्विस ब्रोकर मींस व्हाट, आपके लिए भैया एक पर्सनल बंदा भी है वो देते हैं कि वो आपको मैनेज करे, आपको ट्रेड लेते आता है कि नहीं आता है, कोई टिप भी देंगे वो लोग। आई सेड कोई टिप भी देंगे। उनका मीन्स होता है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करो, और उनकी, हाँ, लेकिन इसमें और एक फर्क होता है कि उनकी सर्विस को ज्यादा से ज्यादा यूज करो। अब इससे फायदा और नुकसान क्या होता है, मैं आपको दोनों चीजें समझाता हूँ। जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं, वो लोग अपने एफएनओ इंट्राडे अगर कर रहे हो तो 20 रुपए बाय का और 20 रुपए सेल का चार्ज करते हैं। बट जो फुल टाइम सर्विस ब्रोकर होते हैं, वो लोग 50 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए, 200 तक बाय और सेल का पैसा लेते हैं। मतलब अगर आप कोई चीज बाय कर रहे हो, कोई स्टॉक साढ़ा सा 100 रुपए, 1000 रुपए का भी स्टॉक बाय कर रहे हो, तो 200 रुपए तो भैया खरीदने के लिए लेंगे और 200 रुपए बेचने के लिए लेते हैं। तो सबका अलग अलग होता है।
एचडीएफसी का अलग होता है, आईसीआईसी का अलग होता है, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे बहुत सारे नाम है फुल सर्विस वाले। तो आप समझ रहे हो कि जो फुल सर्विस दे रहा है तो फिर फुल सर्विस जैसा पैसा भी लेता है। और जो जीरो ब्रोकरेज जो बोलते हैं ना, वो ओनली होता है इक्विटी बाय करते या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, उसी में जीरो ब्रोकरेज आता है। बाकी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो जीरो ब्रोकरेज नहीं है भाई, फिर 20 रुपए खरीदने का और 20 रुपए बेचने का। इसमें भी फिर अलग अलग क्राइटेरिया होती है कि एक 900 क्वांटिटी अगर आप बाय कर रहे हो तो 20 रुपए लेंगे, लेकिन आप 1800 क्वांटिटी बाय कर रहे हो तो फिर 900 का 20 और 1800 का 20। अभी 1800 क्या होता है, 900 क्या होता है, इन चीजों को मैं आने वाले कुछ 2-3 लेक्चर्स बाद, हम लोग 2-3 लेक्चर्स भी नहीं, जब हम लोग ट्रेड कैसे करना है, जब हम वो चीज पढ़ेंगे, उसमें ये चीज को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सभी को ये चीज क्लियर है क्या कि सर के ऊपर से जा रहा है सर? हमने आज बहुत नई नई चीजें पढ़ रहे हैं हम लोग। सभी को क्लियर है कि नहीं है? मैं पूछ रहा था कि सब सर के ऊपर से जा रहा है। थोड़ा ना वॉइस ब्रेक हो रहा था, तो मुझे कुछ पॉइंट क्लियर नहीं है। ओके ओके, वॉइस एक ब्रेक बार हो रहा फिर था। से आप थोड़ा रिपीट ओके करो। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ, हम ये लोग। एक्चुअली मेरी साइड से नेटवर्क इशू की वजह से। हाँ एग्जैक्टली सर, आपका भी आवाज क्लियर नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा और सिंपल वे से बता रहा हूँ। दो ब्रोकर है, एक डिस्काउंट ब्रोकर और एक हो गया फुल सर्विस ब्रोकर। तो इसमें फर्क इतना ही है कि जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो इंट्राडे के 20 रुपए खरीदने और बेचने के चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो उसका वो लोग कोई भी चार्ज नहीं लेते, लेकिन वो उसके बदले में कोई सर्विस भी नहीं लेते। लेकिन जो फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है, उनका इतना है कि भैया आप कोई अगर चीज खरीद रहे हो तो उसका हम 50 रुपए भी ले सकते हैं, 80 रुपए भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं। हर एक ब्रोकर का अलग अलग होता है, लेकिन उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको कुछ चीज नहीं आती तो वो लोग टिप भी देते हैं कि मैम ये स्टॉक बाय कर लो, या सर ये वाला स्टॉक बाय कर लो, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। अब वो गया नहीं है, वो छोड़ो। उसको फायदा ये होता है कि उनकी जितनी बार आप सर्विस यूज करते हो तो उनका ब्रोकर जनरेट होता है, ये चीज है। बस बाकी फिर उनकी स्टडी वगैरह भी रहती है तो इनडायरेक्टली अपना करते हैं। हाँ सर जी, जो इनडायरेक्टली फॉरेक्स। सर्विस का हाँ चार्ज लेते हैं। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। सर जी, जो एक मिनट, आकाश का कुछ सवाल है, मैं उसको भी देख लेता हूँ इसके लिए। अच्छा। सर इसके लिए हम लोग जो ट्रस्टेड ब्रोकर है जिनके साथ मेरा भी पर्सनल टाइप है, मेरी भी अकाउंट्स में उसी में करता हूँ, वो है वीटी इंडेक्स। इसकी जो लिंक है, आप अगर टेलीग्राम चैनल में, सॉरी टेलीग्राम चैनल हो सकता है या फिर इंस्टाग्राम चैनल में आप जाओगे तो उसके बायो में हमने उसका ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिए सर, फॉरेक्स ब्रोकर में बहुत सारे स्कैम होते हैं, चाहे वो एक्सएनएस हो गए, मैंने सारे ब्रोकर को यूज करके चुका हूँ। दिक्कत क्या आता है, अगर 100-200 अगर आप लोग लुटा रहे हो या 500,000 डॉलर कमा रहे हो, 500 300 400 500 डॉलर अगर आप कमा रहे हो तो वो लोग दे देंगे, लेकिन जैसे आपने प्रॉफिट बड़ा किया तो वो देते ही नहीं है। क्यों नहीं देते उसका मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। और बहुत सारी चीजें आती है कि भैया आप लॉस कर रहे हो तो पैसा डिपॉजिट करने देंगे, लेकिन जब आपने प्रॉफिट कर लिया या फिर आपने बड़ा डिपॉजिट कर लिया तो वो डिपॉजिट विड्रॉ करने ही नहीं देते। बट मैंने जिस ब्रोकर के साथ टाइप किया है उसमें मेरी खुद की श्योरिटी है, मेरा खुद का फंड होता है कि ऑब्वियसली बात है मैं छोटा फंड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो मेरे लिए भी थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए। तो जिन ब्रोकर के साथ टाइप किया उनमें सिक्योरिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका नाम है वेटी इंडेक्स। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो लिंक हमारे इंस्टाग्राम के बायो में है, और उसके साथ साथ हम टेलीग्राम में भी इसकी लिंक मैं डाल दूंगा इस चैनल पे आपके ग्रुप में। तो अगर आपको ओपन करना है, हाँ, डिपॉजिट करना है, तो मेरे थ्रू आप कर सकते हो, या फिर मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, वो आपके इसमें डिपॉजिट डायरेक्ट ले लेंगे। आप स्टार्टिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि क्लास धीरे धीरे आप ओपन कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप ओपन कर सकते हैं। एग्जैक्टली नहीं नहीं नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, मैं सिंपल बता रहा हूँ, आपको एसएसटी, जीएसटी, एसटीटी, सीबी चार्जेस, एक्सचेंजेस चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस और गांव भर के चार्जेस देने पड़ते हैं। जो फॉरेक्स होता है उसमें बस जो जितना पिप का स्प्रेड रहता है, स्प्रेड मींस व्हाट, कुछ चार्जेस रहते हैं। मैं आपको आने वाले 2-4 क्लास में ये चीज, 2-4 नहीं, जब हम फॉरेक्स को पढ़ेंगे तब मैं ये चीज बताऊंगा। उतना चार्जेस रहते हैं, बाकी उसका टैक्स वैक्स का चार्जेस नहीं लगता है। अगर आपने 500 रुपए कमाए तो पूरे 500 के 500 आपके अकाउंट में जाएंगे, लेकिन अगर आपने
इंडियन स्टॉक मार्केट में 500 रुपए कमाए, तो उसमें 60 70 80 रुपए आपकी जेब से जाएंगे और बाकी के 420 रुपए आपकी जेब में आएंगे। किसी को समझा क्या ये जो चीज मैंने कही है, कि फॉरेक्स में नहीं कटता, बट इंडियन स्टॉक मार्केट में भैया काट काट के ही गरीब कर देते हैं हमको। इवन इफ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बोले सर इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड ही नहीं करना, चार्जेस ही इतने लग जाते हैं। फॉरेक्स में आपके जेब में जितना प्रॉफिट हुआ वो पूरा का पूरा पैसा आपका, उसमें टैक्स का कोई भी लोचा नहीं है। ओके। नहीं 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 नहीं, ऐसा लीगल इशू भी जो मेरे ब्रोकर है उनके साथ लीगल इशू भी कोई नहीं है। सारी की सारी चीजें उनके साथ सारी क्लियर है। मैं पर्सनली भी वही यूज करता हूँ, इसलिए तो मैं आपको रिकमेंड कर पा रहा हूँ। अगर पर्सनल मैं यूज नहीं करता तो आपको कैसे रिकमेंड कर देता, क्योंकि कभी भी फंड का कोई अगर प्रॉब्लम आता है तो पर्सनली मुझे ही आप बोलोगे, तो एग्जैक्टली और मेरे को यहाँ रहना है। तो दैट्स वाई ब्रोकर आर ट्रस्टेड। वीटी इंडेक्स उनका नाम है और लिंक बायो में आपके पास दिया है और मैं ग्रुप में भी छोड़ दूंगा। उसके बाद हमने देखे थे शॉर्ट सेलिंग क्या होते हैं। तो शॉर्ट सेलिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया, कोई भी स्टॉक को महंगे में बेच देना और सस्ते में जाके उसको खरीद लेना, उसी को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। उसके बाद बोले थे हमने सेंसेक्स क्या है, तो भैया इंडेक्स है सेंसेक्स बीएससी का। ओके। उसके बाद हमने देखे थे एफ आई आई डी आई क्या होते हैं, उसको बारे में देख लिए। तो एफ आई आई क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, डी आई क्या होते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। और एक चीज देखे थे, दो अलग अलग मार्केट में सेम आलू या फिर सेम टमाटर का प्राइस 2 रुपए महंगा या फिर 2 रुपए सस्ता हो सकता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से सेम कंपनी के स्टॉक आपको एनएससी में कोई प्राइस अलग मिल सकता है और बीएससी में अलग प्राइस मिल सकता है। डेफिनेटली ये होता है। ये कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास अगर कोई ब्रोकर होगा तो ठीक है, अभी मत ओपन करो। मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कैसे आपको ब्रोकर को ओपन करना है, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में अकाउंट को ओपन करना है। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होगी और 15 मिनट में हम ये चीज सीख भी लेंगे और अकाउंट ओपन भी कर लेंगे। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि बीएससी और एनएससी का सेम स्टॉक रहेगा, दोनों अलग अलग एक्सचेंज में उसका प्राइस का कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा। उसके बाद ध्यान से देखिए, व्हाट इज बेनिफिट डज नॉट स्टॉक मार्केट यू कंपनी। तो वही चीज है कि भैया अगर बेनिफिट क्या क्या होते हैं जो स्टॉक मार्केट आपको नहीं देता है, तो उसकी थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं आपको अगर सिंपल भाषा में कहूँ, अगर डिटेल में नहीं भी गए तो, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो स्टॉक की भी प्राइस ग्रो होगी, और कंपनी बरोबर काम नहीं कर रही तो स्टॉक का प्राइस भी नीचे जाएगा। सिंपल भाषा में, बहुत ज्यादा मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बाइंग सेलिंग का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कल की क्लास में। आई थिंक ये चीज हो चुकी है, जो चीज मैं अभी रिवाइज करवा रहा हूँ। तो भैया बाइंग और सेलिंग का तो बिल्कुल बेस है कि 100 बायर्स और 100 सेलर्स होते हैं। मतलब ध्यान से सुनिए जो अभी मैं वर्ड बोलने वाला हूँ, कि बायर्स मार्केट में और सेलर्स हमेशा सेम होते हैं, अलग अलग नहीं होते। अगर 100 बायर्स है तो 100 सेलर ही होंगे, तभी मार्केट बाय और सेल कर पाते हो। फिर स्टॉक का प्राइस क्यों जाता है, क्योंकि कई लोग उसको महंगे में भी खरीदने के लिए तैयार है, इसलिए उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। और जब प्राइस नीचे कब जाता है, तब लोग जो सस्ते में भी बेचने के लिए तैयार है। जैसे कोई जमीन है, और कोई जमीन 10 लाख की है और कोई अगर 15 लाख में बेच रहा है, और 15 लाख में भी अगर लेने के लिए कोई लोग तैयार है, तो 10 लाख की जमीन का प्राइस कहाँ चला गया, 15 लाख। फिर अगर कोई 20 लाख में बेच रहा है, 20 लाख में भी अगर लोग खरीदने वाले हैं, और उनको लग रहा है कि उसका प्राइस और भी बढ़ सकता है, तो लोग 15, मतलब उस जमीन का प्राइस धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और कभी कभी घटता कब है, जब उसकी वैल्यू लग रहा है कि लोगों को लग रहा है कि ये और भी नीचे जा सकता है, तो वो लोग जो भी बिकना है उसमें बेच डालते हैं। इसको मैं और भी ज्यादा डिटेल में आने वाली क्लास में आपको समझाऊंगा। ओके। फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लिए, क्यों करते हैं, फ्यूचर में के लिए हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी बात कर ली हमने, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है उसके बारे में भी हमने। इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड क्या होता है, इंट्राडे आज खरीदें आगे आज ही बेच देंगे, स्विंग ट्रेड आज खरीदेंगे कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों कुछ महीनों में हम लोग बेच देंगे। इन्वेस्टिंग क्या होता है, आज हमने खरीदे और कुछ सालों बाद हमने उसको बेच दिए। गॉट इट। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपको मार्जिन मिलता है। अब ये मार्जिन मीन्स व्हाट, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, आज खरीद के आज ही बेचोगे, तो आपको 5 टाइम एक्स लेवरेज मिलता है। अब ये 5 टाइम एक्स लेवरेज मीन्स व्हाट, आपके पास अगर 10,000 रुपए है तो आप 50,000 तक के स्टॉक खरीद सकते हो। मीन्स व्हाट, मैं और भी इसको सिंपल करता हूँ, कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपए का है, कितना है, 100 रुपए का है, और आपके पास मान के लिए 100 ही रुपए पड़े, तो आप कितने स्टॉक बाय कर सकते हो, एक स्टॉक बाय कर सकते हो।
लेकिन अगर आप इंट्राडे करने वाले हो, उसमें ऑप्शन आता है कि आपको इंट्राडे करना है या फिर कैरी फॉरवर्ड करना है। अगर आप इंट्राडे दबाते हो तो उसमें आप 100 रुपए में 500 रुपए के स्टॉक बाय कर सकते हो, लेकिन उसको आपको बेचना आज ही पड़ेगा। आप उसको नेक्स्ट डे बेच नहीं पाओगे, वो अपने आप ही बिक जाएंगे। फिर मैंने बताया था बुलिश मार्केट क्या होता है, बेरिश मार्केट क्या होता है, और साइडवेज मार्केट क्या होता है। साइडवेज मार्केट को हम लोग चॉपी मार्केट भी बोलते हैं, और कभी कभी उसको कंसोलिडेशन एरिया भी बोला जाता है। ओके। फिर मैंने यहाँ पे लिंक वगैरह दी है, अगर आपको देखना है तो एनएससी के सीधा साइट की लिंक है कि आप निफ्टी फिफ्टी के सारे स्टॉक और कंपनीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। कितने अलग अलग सेक्टर्स है तो उसका पाई चार्ट आपके पास दिया है, इसके बारे में भी हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। फिर निफ्टी के अलग अलग सेक्टर है, तो ये ऑटोमोबाइल हो गया, उसकी सारी कंपनीज आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही है, और उनका साथ में कितना कितना वेटेज है निफ्टी फिफ्टी में, वो सारी चीजें दिख रही है। सीमेंट हो गया, सिगरेट हो गया, कंज्यूमर गुड हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए तो एनर्जी सेक्टर हो गया। अब एनर्जी सेक्टर में जो रिलायंस जो कंपनी है ना, उसको एक्चुअली एनर्जी सेक्टर में इन लोगों ने डिफाइन किया है, बट रिलायंस अपने आप में अलग अलग सेक्टर में भी काम करती है। अगर आप देखोगे तो उसमें फिर केमिकल सेक्टर भी आ जाता है, एनर्जी सेक्टर भी आ जाता है। तो इसको लिस्ट में हम कहाँ कहाँ डाले, तो हमने एनर्जी सेक्टर में डाल दिया, बट अलग अलग सेक्टर का ये भाग आता है। और ये इतनी बड़ी कंपनी है, इसलिए इसका वैल्यूएशन भी, वेटेज भी है 10% से भी ज्यादा है। फिर एनर्जी सेक्टर, फर्टिलाइज सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रेड करता हूँ। तो उसमें सारे बड़े बड़े बैंक्स हो गए, और क्यों भी है, अब मैं वो चीज आपको डिफाइन करता हूँ। क्या होता है, जो बैंक निफ्टी आप नाम सुनोगे, ये बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल होता है मीन्स व्हाट, कि बहुत ज्यादा वो ऊपर ऊपर जाता है, बहुत जल्दी जल्दी नीचे भी आता है। मीन्स व्हाट, अगर मैं कोई चीज 100 रुपए में बाई किया हूँ, और वो 100 रुपए से 150 जाने में महीना लगेगा, तो फिर कब मैं 150 जाएगा, कब मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, और कब मैं फिर प्रॉफिट बुक करके अपने पैसों का यूज करूंगा, एग्जैक्टली exactly। लेकिन बैंक निफ्टी बहुत जल्दी ऊपर जाता है, बहुत जल्दी नीचे भी आ जाता है। मतलब इसमें पैसा तो जल्दी बनता है, लेकिन इसमें लॉस भी बहुत जल्दी होता है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बैंक निफ्टी सजेस्ट नहीं करूंगा, आपको मैं निफ्टी सजेस्ट करने वाला हूँ। क्यों? तो रीजन बिल्कुल सिंपल है, कि वो कम वोलाटाइल है। ओके। उसके बाद हमने देखे थे, कि देखे नहीं थे, इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज आती है। उसके बाद फार्मा सेक्टर हो गया। उसके बाद अगर देखें तो हम लोग मेटल सेक्टर, शिपिंग, टेलीकॉम। टेलीकॉम में अभी तो फिलहाल भारती एयरटेल है, फिर बाकी के जियो वगैरह भी कभी भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो बेसिक जिन जिन का छूट गया था, वो बेसिक की सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे आज डिफाइन कर दी है। किसी को कुछ डाउट है क्या? क्योंकि नेक्स्ट डे मीन्स मंडे से हम लोग चालू करने वाले कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स क्या है और इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। किसी को कुछ डाउट? मैंने बेसिक की सारी चीजें बता दी है। हाँ बोलिए सर। ऑल क्लियर। ऑल क्लियर। ओके। और एक चीज है, किसी को अगर अकाउंट ओपन करना है तो कैसे ओपन करना है, आप किसी में भी ओपन करने के लिए बहुत भागा दौड़ी मत कीजिए। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हम लोग किस टाइप के ट्रेडर है। अब ये हमको धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन क्यों? क्योंकि हर एक ब्रोकर का अलग अलग प्लेटफॉर्म है। अलग अलग प्लेटफॉर्म मीन्स व्हाट, आपको ट्रेड करने का तरीका अलग है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो कोई अलग ब्रोकर अच्छा है। किसी को अगर इन्वेस्टिंग करना है तो मैं उसको अलग ही ब्रोकर सजेस्ट करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हेडेक नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आते, गाँव भर की चीजें नहीं होती, बहुत ज्यादा डिटेल में एकदम सिंपल है कि आपको ये स्टॉक बाय करना है, वो स्टॉक का नाम डालो, बाय करो, बात खत्म। लेकिन दूसरा एक ब्रोकर है जिसमें आपको डिटेल्स ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग ब्रोकर करूंगा। अगर कोई फीमेल है तो उनके लिए मैं अलग ब्रोकर सजेस्ट करूंगा। कि क्यों? तो ऐसे कई ब्रोकर है जो लोग 20 रुपए बाय और 20 रुपए सेल करने के लेते हैं, लेकिन फीमेल के लिए कोई ऐसे ब्रोकर है जो 10 रुपए बाय कर लेते हैं और 10 रुपए बेचने के लेते हैं। मतलब 50% तक डिस्काउंट है उनको। तो वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैंने सारे के सारे ट्राई टेस्टेड कर चुका हूँ, वही चीज बताऊंगा जो मैंने अभी तक यूज किए। ऐसे कोई नहीं बताऊंगा जो मैं किसी को जानता नहीं, या फिर मैंने वो यूज नहीं किया, या फिर कोई प्रॉब्लम आती हो। ओके। और कुछ, किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर। ओके। उषा मैम, उशांत सर, क्लियर सर। ऑल क्लियर क्लियर। है? ओके ओके। तो ठीक है, फिर इसके बाद की अगर किसी को क्लास की और कुछ चीज हम जो कंटिन्यू करने वाले हैं मंडे से,
कुछ और चीज़ डिटेल अगर जाननी हो तो बॉबी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नंबर दिया गया है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास फिर यहीं पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। कुछ भी डाउट हो हमारे टीम मेंबर को आप कॉल कर सकते हो, आपको सारी डिटेल में बता देंगे। और किसी को पीपीटी नहीं मिली हो या वीडियो नहीं मिला होगा वो भी सारी चीज़ें डिटेल में आपको दे देंगे या फिर भेज देंगे। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके ग्रुप में अभी के अभी आ जाएगा। कैलकुलेशन क्या होता है? अच्छा, कैलकुलेशन क्या होता है? सर किस चीज़ का कैलकुलेशन मीन्स व्हाट, मैं क्या बता रहा था? बिना चार्ट देखे, अच्छा, बिना चार्ट देखे कैलकुलेशन। अरे नहीं 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 नहीं, इन हम देखते कि प्राइस कहाँ जा रहा है कहाँ नीचे जा रहा है तो उसको हम देखते हैं। हम धीरे धीरे जब ये चीजें सीखेंगे तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा कि मैं बोलना कौन सा कैलकुलेशन चाहता हूँ। चार्ट जैसे जैसे डिफाइन होते जाएगा। ओके, तो हाँ ओके सर, ठीक है। कौशिक, आपको कोई भी अगर सवाल हो तो आप अभी और पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन के आंसर प्रॉपरली आने मिलेंगे तभी तो आप लोग उन चीज़ों को समझ पाओगे, नहीं तो समय और ज़्यादा जाएगा और समझ भी नहीं पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। और कोशिश करेंगे हम टू वे अगर रखें तो उतना ज़्यादा आप अलर्ट रह पाओगे, उतने चीज़ें ज़्यादा समझ पाओगे। अगर ये वन वे रहेगा तो आपके दिमाग से सब ऊपर जाएगा। गॉट इट? तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं।